नमस्कार, जोहार। और भी है राहें में मैं कीर्ति चौहान आपका स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में हम हर हफ्ते अलग अलग सब्जेक्ट्स और कोर्सेज़ के बारे में जानकारी देते हैं। हमारा जानकारी देने का जो तरीका होता है वो ये है कि हम उस पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट को बुलाते हैं, उनसे उस फील्ड से रिलेटेड जितने भी तरीके के प्रश्न हो सकते हैं उनका उत्तर लेते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। साइंस ने जैसे तरक्की की है, इसकी वजह से बहुत सारे नए नए फील्ड्स आए हैं और उसमें अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार आई है। ऐसे ही एक नई फील्ड है नैनो टेक्नोलॉजी। हमारा आज का सब्जेक्ट है नैनो टेक्नोलॉजी में करियर की संभावनाएं, और हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर राम किशोर सिंह जी, जो कि CUJ में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मेटलर्जिकल और मटेरियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। इससे पहले कि नैनो टेक्नोलॉजी में क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं आज के समय में, इस विषय पर चर्चा करें। सबसे पहले तो नैनो टेक्नोलॉजी है क्या, आप ये हमारे दर्शकों को एक बार समझा दें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि ये मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड है और ये नया नया अभी ये इवॉल्व भी हुआ है। नैनो टेक्नोलॉजी एक ये इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का, जहाँ पर कि हम किसी भी मैटर का मैनिपुलेशन हम लोग नैनो स्केल लेवल पे करते हैं। अब बात आती है कि नैनो स्केल है क्या एक्चुअली। जिस तरीके से अगर हम लेंथ के अकॉर्डिंगली हम इसको समझना चाहें तो अगर 10⁻² है तो हम इसको सेंटीमीटर बोलेंगे, 10⁻³ है तो हम उसको मिलीमीटर बोलेंगे, 10⁻6 है तो हम लोग माइक्रोमीटर बोलते हैं। उसी तरीके से अगर 10⁻9 है देन वी विल कॉल इट एज ए नैनोमीटर। तो कोई भी मटेरियल या कोई भी पार्टिकल के साइज अगर नैनोमीटर के रेंज में हो तो हम उसको नैनो मटेरियल कंसीडर करेंगे। लेकिन नैनो मटेरियल का साइज होता है 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में। मतलब कोई भी पार्टिकल अगर किसी का साइज 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में हो तो हम उस पार्टिकल को या नैनोमीटर को बोले कि वो मटेरियल जो है नैनो मटेरियल। ठीक है, तो ये नैनो मटेरियल का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब जैसे उदाहरण के लिए तौर पे देखा जाए, ह्यूमन लाइफ में आमतौर में जो हम लोग जीवन में देखते हैं अपने, जैसे हमारा ह्यूमन का हेयर है, इसका भी कुछ न कुछ थिकनेस है, डायमीटर है। कुछ बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का साइज अप्रॉक्स माइक्रोन में होता है। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे कि कुछ वायरसेस हैं और DNA है जिनका कि साइज नैनोमीटर स्केल में है। तो नेचर ने भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें बना रखी हैं जो कि नैनो स्केल रेंज में है। और इसमें नैनो टेक्नोलॉजी की शुरुआत में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रिचर्ड फेमन। उन्होंने 1959 में एक अपना फेमस कोट दिया, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम करके है। उसमें है कि उन्होंने कहा कि अभी इस फील्ड में अपार संभावना है काम करने के लिए, नैनो टेक्नोलॉजी की फील्ड में। अब बात आती है नैनो मटेरियल के रेंज में। आखिर नैनो पार्टिकल होता क्या है, अगर साइज रिड्यूस हो तो क्या होगा, अगर साइज अगर माइक्रोन में हो तो क्या होगा, साइज अगर नैनोमीटर में आए तो उसमें क्या चेंजेज आता है। तो देखिए, जैसे ही किसी पार्टिकल का साइज नैनोमीटर के रेंज में आता है तो उस पार्टिकल का सरफेस बाय वॉल्यूम रेशियो जो है वो इंक्रीज कर जाएगा और उसमें क्वांटम साइज इफेक्ट के कारण जो मटेरियल है उसका प्रॉपर्टी चेंज कर जाता है। अब कौन कौन सा प्रॉपर्टी चेंज करता है ये भी सोचने वाली बात है। तो उस मटेरियल का फिजिकल है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है, इलेक्ट्रिकल है, ऑप्टिकल है, मैग्नेटिक है, ये सारी चीज़ें जो प्रॉपर्टी है उसकी वो चेंज हो जाती है। और इसी चेंज प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम लोग डिफरेंट साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में करते हैं और डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए हम लोग करते हैं जी। ये उसका नैनो टेक्नोलॉजी का ये जो हो गया नैनो टेक्नोलॉजी का आपको बात होगी। अब इसमें बात आएगी कि सिंथेसिस की बात आएगी, आखिर नैनो मटेरियल बनेगा कैसे। ये भी एक बात है कि नैनो मटेरियल बनाएंगे हम लोग कैसे। तो नैनो मटेरियल बनाने का दो अप्रोच है। एक तो जैसे अगर हम लोग लेमन की भाषा में कहें कि एक बड़ा पार्टिकल है उसको कन्वर्ट करना है छोटा छोटा पार्टिकल में, तो कोई माइक्रोमीटर है उसको हम कन्वर्ट करेंगे नैनोमीटर में, दैट इज़ कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच। अगर बड़े पार्टिकल को हम छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करेंगे नैनो लेवल पे, उसको हम लोग बोलेंगे टॉप डाउन अप्रोच। एक बॉटम अप अप्रोच है, मतलब एटॉमिक लेवल पे अगर हम नैनो पार्टिकल का सिंथेसिस करना चाहिए, जैसे एटम से स्टार्ट किए फिर क्लस्टर बने, फिर क्लस्टर से नैनो बनेगा, तो उस अप्रोच को हम लोग बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं। तो ये जो है दो अप्रोच है, टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच। इसमें भी अब सिंथेसिस का मेथड है। सिंथेसिस के मेथड में बहुत सारे मेथड है, जैसे फिजिकल है, केमिकल है, बायोलॉजिकल मेथड है। इसमें आपका आता है लिथोग्राफिक टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग नैनो पार्टिकल का सिंथेसिस करते हैं। इसके बाद लिथोग्राफी है, बाल मिलिंग है, फिजिकल वेपर डिपोजिशन है, केमिकल वेपर डिपोजिशन है। इसके बाद अगर हम लोग ये केमिकल टेक्निक की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे मेथड है, जैसे सॉइल जेल मेथड है, इसमें ये कोप्रेसिपिटेशन मेथड है और भी बहुत सारा, सर्वोथर्मल है, हाइड्रोथर्मल है। ये बहुत सारा टेक्निक है सिंथेसिस का कि हम किस तरीके से हम नैनो पार्टिकल बना सकते हैं। उसी में बायोलॉजिकल मेथड भी आता है जिसमें हम लोग किसी प्लांट वगैरह का एक्सट्रैक्ट वगैरह के लेकर, रूट या लीफ से एक्सट्रैक्ट लेकर हम लोग नैनो पार्टिकल का सिंथेसिस करते हैं।
तो ये उसका एक नैनो पार्टिकल का जो नैनो मटेरियल उसका बेसिक है, उसका रेंज होना चाहिए 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में, और उसका सिंथेसिस का प्रोसेस और उसका एप्लीकेशन है जिसमें कि प्रॉपर्टी चेंज करता हूँ, डिफरेंट फील्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं। जी, तो नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया कि जो नैनो पार्टिकल्स है, एक मटेरियल जो कि बहुत ही छोटे साइज़ का होता है नैनो पार्टिकल्स, उसका सिंथेसिस कैसे होगा, साथ ही साथ में उसके प्रॉपर्टीज़ में कैसे कैसे चेंजेस आएंगे, वो सारे टेक्नोलॉजी को हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया, बट ये जो टेक्नोलॉजी है सर, ये नैनो टेक्नोलॉजी कोर्स, ये हम कौन कौन से ऐसे कोर्सेज़ हैं जिसमें कि हम इसको पढ़ सकते हैं? देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें तो अपने कंट्री में 2 तरह के कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं अभी फिलहाल। जैसे कि कुछ जगह पे एमएससी नैनो टेक्नोलॉजी करके चलाया जा रहा है, कोर्स ऑफर किया जा रहा है अपने यहाँ, और कुछ इंस्टीट्यूशन में एमटेक नैनो टेक्नोलॉजी करके भी हो रहा है, और कहीं पीएचडी नैनो टेक्नोलॉजी भी करके पढ़ाया जा रहा है। जी। तो ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में है जहाँ पे ये कोर्स अभी ऑफर है अभी। और देखा जाए तो अपने यहाँ रांची में तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है ये बीएससी नैनो टेक्नोलॉजी कोर्स भी शायद ऑफर कर रही है मेरे ख्याल से। जी। और किस किस इंस्टीट्यूशन में क्या क्या कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो क्या क्या कोर्सेज ऑफर कर रही हैं। तो अगर इसमें अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आईटी लेवल की बात करें तो जो नैनो टेक्नोलॉजी के लिए जो कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है उसमें आईआईसी बेंगलोर है अपना, आईआईटी मद्रास है, आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी रुड़की है। ये कुछ ऐसे संस्थान हैं जो कि नैनो टेक्नोलॉजी में डिग्री प्रोवाइड करती है। और कुछ एनआईटी में एनआईटी कुरुक्षेत्र है, एनआईटी कुरुक्षेत्र हो गया, एनआईटी कालीकट है। इसके बाद यूनिवर्सिटी में अगर देखें जो अपने कंट्री की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है जो कि नैनो टेक्नोलॉजी में डिग्री प्रोवाइड करती है, उसमें जेएनयू है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, इसके बाद पांडिचेरी यूनिवर्सिटी है, इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, इसके बाद आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है, और नेहरू है, अपने यहाँ रांची से यहाँ मुखर्जी भी है। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जो कि नैनो टेक्नोलॉजी में मास्टर लेवल पे और पीएचडी लेवल पे डिग्री ऑफर कर रही हैं। जी, तो ये तो कोर्सेज़ की बात हो गई, इतने सारे कॉलेजेस में ये कोर्स अवेलेबल है नैनो टेक्नोलॉजी का। पर अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, सिर्फ पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की ही बात करें, तो क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है नैनो टेक्नोलॉजी का अगर कोर्स कर लेते बच्चे उसके बाद? देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी में अपॉर्चुनिटी जब होगा अगर किसी फील्ड में रिसर्च होगा, जहाँ जहाँ उस फील्ड का एप्लीकेशन होगा उसी फील्ड में हम उसका अपॉर्चुनिटी भी तलाश कर सकते हैं। तो पहले हमें ये देखना होगा कि इस फील्ड का नैनो टेक्नोलॉजी का आखिर एप्लीकेशन किस फील्ड में। अगर नैनो टेक्नोलॉजी कोर्स अगर ऑफर कर रहा है तो उसका एप्लीकेशन किस फील्ड में हो रहा है। जैसे अगर हम लोग देखा जाता है, जैसे इलेक्ट्रिकल की कंपनी है, सेमीकंडक्टर की कंपनी है, वहाँ पर भी नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। अगर एनर्जी के सेक्टर में देखा जाए तो वहाँ पर सोलर सेल है, फ्यूल सेल है, एनर्जी स्टोरेज मटेरियल, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल है। जी। और फिर इसके बाद फार्मास्यूटिकल की कंपनियां हैं, वहाँ पर भी ये नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। फार्मास्यूटिकल कंपनियों के बाद अगर देखा जाए तो नैनोबायोटेक की कंपनी है, वहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। फूड टेक्नोलॉजी की भी कंपनियां हैं, वो भी आज जो है नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं। फूड के प्रिजर्वेशन में भी नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं। इसका फॉरेंसिक साइंस में भी नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्वायरमेंटल सेक्टर में भी नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। डिफेंस और मिलिट्री में भी आज की डेट में रिसेंटली जो है नैनो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है। तो इन फील्डों में जो इन सारे जो एप्लीकेशन है, इन सारे फील्डों में अगर देखा जाए तो जो युवा अगर नैनो टेक्नोलॉजी का डिग्री लेकर जाते हैं, जो इंटरेस्टेड करने के बाद, तो इन सारे सेक्टरों में जॉब की अपार संभावना है। जी, अपॉर्चुनिटीज़ की तो संभावना है, पर जो कॉलेजेस में नैनो टेक्नोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं बच्चे, क्या वहाँ पर ही उनका प्लेसमेंट प्राइवेट सेक्टर्स में उनका प्लेसमेंट होने की संभावनाएं हैं? और पब्लिक सेक्टर में भी मतलब जैसे कौन कौन से ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनमें कि नैनो टेक्नोलॉजी के कोर्स करने वाले बच्चों के लिए खास करके सुविधा है? देखिए, अगर स्पेसिफिक अगर नैनो टेक्नोलॉजी के पूछा जाए कि नैनो टेक्नोलॉजी के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, अभी ये नहीं है कि नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट किसी भी कोर्स में मांगा जाए कि जिसमें केवल रिक्वायरमेंट केवल नैनो टेक्नोलॉजी हो। मैंने जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है जिसमें साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी तीनों के तीनों इन्वॉल्व है इसमें। तो इसके कारण है कि इसका एप्लीकेशन अगर मान लीजिए कोई अगर इलेक्ट्रिकल का फील्ड है, इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है, या फिर जो अगर नैनो इलेक्ट्रॉनिक में रिसर्च कर रहा है, कोई अगर मान लीजिए सिरामिक का है, वो अगर ये नैनो कंपोजिट मटेरियल में अगर स्टडी कर रहा है, तो वो डिफरेंट ब्रांच जो है इंटरलिंक्ड है उसमें। तो स्पेसिफिक नैनो टेक्नोलॉजी करके रिक्वायरमेंट अभी तो नहीं है, हाँ, लेकिन अभी जैसे डीआरडीओ है, इसरो है, बार्क है, यहाँ पर कुछ जगह पर जहाँ पे साइंटिस्ट की जब वैकेंसी आती हैं तो वहाँ पर देखें कि एमटेक नैनो टेक्नोलॉजी और पीएचडी नैनो टेक्नोलॉजी को उसमें प्रेफरेंस दिया जा रहा है। उसमें उन लोगों को अलाउ किया जा रहा है कि उनको वो एकोमोडेट कर रहे हैं अपने रिसर्च के फील्ड में जॉब। कई बच्चों का ये इंटरेस्ट होता है कि फ़ॉरेन में जा कर के पढ़ाई करें, तो नैनो टेक्नोलॉजी को लेकर के अगर फ़ॉरेन में पढ़ाई करना है तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान है?
नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर फॉरेन में अब्रॉड की बात है तो ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट में कि स्टूडेंट किस कोर्स के लिए जा रहा है। हो सकता है कि स्टूडेंट मास्टर कोर्स के लिए अप्लाई करे अब्रॉड में, या फिर हो सकता है पीएचडी कोर्स के लिए अप्लाई करे। तो इसमें दोनों में दो चीज़ें, अगर मास्टर कोर्स के लिए अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई करेगा तो जैसे मैंने बताया आपको कि एमटेक अगर नैनो टेक्नोलॉजी में करना है तो उसके लिए आपका बीटेक किसी भी रिलेवेंट ब्रांच में चलेगा। अगर आप एमएससी नैनो टेक्नोलॉजी करना चाह रहे हैं तो आपका एमएससी फिजिक्स, आपका बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी बॉटनी, बीएससी जूलॉजी, ये करके आप एमएससी नैनो टेक्नोलॉजी का डिग्री ले सकते हैं। लेकिन एमटेक नैनो टेक्नोलॉजी जब आप करेंगे तो आपका टेक्निकल डिग्री अनिवार्य है वहाँ पर। आपका बीटेक इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, सिविल होना चाहिए, मैकेनिकल होना चाहिए, मेटेरियल्स होना चाहिए, ये सब डिग्री वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मास्टर कोर्स के लिए कोई अगर विद्यार्थी वहाँ पर अप्लाई करना चाहता है तो ग्रेजुएशन से ही उसको जीआरई है, टफएल है, एलटीएस है, इन सबों का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहिए मेरे समझ से, और जो आता है मास्टर कोर्स के लिए फॉर्म उसको अप्लाई करना चाहिए अब्रॉड के लिए। और रही बात पीएचडी के लिए, तो अगर किसी स्टूडेंट ने एमटेक के दौरान ही अगर जब वो उनका लास्ट का प्रोजेक्ट चल रहा हो, अगर वो एक अच्छा रिसर्च पेपर या आर्टिकल अगर वो पब्लिश करते हैं तो उस आर्टिकल और पेपर के ही आधार पर वो स्टूडेंट है वो अब्रॉड में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जिसके माध्यम से उनको कोई अब्रॉड की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं उनको कंसल्ट करेगी, उनको पीएचडी मोस्टली मिल ही जाता। अगर एक अच्छा पब्लिकेशन अगर आपने एमटेक में पाया है तो डेफिनेटली दे विल गेट द पीएचडी आउटसाइड द कंट्री एक्चुअली। किसी भी कोर्स को करने जाते हैं तो एक चीज़ जो हमेशा माइंड में रहती है कि कितना फ़ीस लगेगा। तो अगर नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज़ की बात करें तो क्या कुछ फ़ीस है उसका? जी, नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फ़ी की बात है तो अपने यहाँ कुछ एक आईआईटीज़ है, एनआईटीज़ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी ये कोर्स ऑफर कर रहे हैं। तो मैक्सिमम इसका अगर फ़ी देखा जाए तो 50,000 से लेके 1 लाख रुपीज़ मैक्सिमम है। ये वेरी करेगा इंस्टीट्यूट के आधार पर कि किस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट है वो, कि वो प्राइवेट में है या फिर गवर्नमेंट में है कहीं, क्योंकि वहाँ पे फी जो अकॉर्डिंगली वो वेरी करता है। बट मैक्सिमम इट इज़ 50,000 to 1 लाख रुपीज़ पर एनम, नॉट मोर देन दैट। जब आप अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे थे तो फूड इंडस्ट्री में, सेमीकंडक्टर्स, कई तरीके के इंडस्ट्रीज़ में आपने बताया कि नैनो टेक्नोलॉजी कोई कोर्स करने वाले बच्चों की डिमांड है। क्या कुछ सैलरी वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बार उनका प्लेसमेंट हो जाए तो? देखिए, अगर इसमें दो तरह की बात है, एक तो गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब है, दूसरा प्राइवेट सेक्टर का जॉब है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब है तो अगर स्टूडेंट जैसे डीआरडीओ है, इसरो है, इसके बाद बार्क है, सीएसआर का लैब है, अगर इन जगहों पर अगर वो साइंटिस्ट की पोजीशन अगर वो पाता है तो नो डाउट एक अच्छा सैलरी है। जो ग्रेड 1 लेवल के ऑफिसर की जॉब होती है वो वहाँ पे जॉब है। प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर में अभी बहुत सारी कंपनियाँ आई हैं, जैसे टाटा केमिकल्स है, टाटा एनर्जी है, जी है, और जैसे फार्मास्यूटिकल की और भी बहुत सारी कंपनियाँ जिन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट को अपने यहाँ प्लेसमेंट देना स्टार्ट किया है। तो वहाँ पर देखा जाए तो 5 से लेके 8 लाख के बीच का पर एनम वो पैकेज उनको मिल सकता है। और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में ये प्रोजेक्ट असिस्टेंट का वहाँ पे पोस्ट आता है, तो वहाँ पर भी अप्रॉक्स 3 to 5 लाख रुपीज़ ये वेरी करता है। जी, नैनो टेक्नोलॉजी जब हम सुनते हैं ना तो उसमें एक अपॉर्चुनिटीज़ जो मतलब किसी को भी समझ में आएगी वो है कि इसमें साइंटिस्ट की ज़रूरत तो ज़रूर लगेगी। तो अगर मान लीजिए किसी को साइंटिस्ट बनना है नैनो टेक्नोलॉजी को ही लेकर के, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? देखिए, रही बात साइंटिस्ट को तो नो डाउट ये तो एक अगर कोई स्टूडेंट विद्यार्थी जो रिसर्च के प्रति अगर इंस्पायर, वो अगर चाहता है कि वो जीवन में आगे बढ़ के रिसर्च के फील्ड में जाए तो उसके लिए नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत सारे ब्रांचेज हैं। उसके लिए यहाँ पे ये बाउंड्री नहीं है कि वो इंजीनियरिंग के किस फील्ड का है या फिर साइंस के किस फील्ड का है। मल्टी डिसिप्लिनरी ब्रांच होने के कारण अगर कोई स्टूडेंट है, अगर एमएससी अगर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, चाहे इंजीनियरिंग के किसी भी डिसिप्लिन में है, तो वो नैनो टेक्नोलॉजी आज के डेट में हर एक फील्ड में आया हुआ है। उसमें क्या है, वो नैनो टेक्नोलॉजी अपने फील्ड का, नैनो टेक्नोलॉजी का जो एडवांस रिसर्च है वो अपने लिए सेलेक्ट कर सकता है, और उसी के आधार पर वो मास्टर में और फिर पीएचडी में, और उसके बाद चाहे तो जॉब के लिए जो अपना R&D का लैब है, CSR का लैब है, इवन एज ए टीचिंग फैकल्टी भी वो चुन सकता है। जी, कई बच्चों का ये रहता है कि वो कुछ भी पढ़ लें, कितनी भी डिग्रियां हासिल कर लें, लेकिन उनका माइंडसेट रहता है कि एंटरप्रेन्योरशिप की ओर जाना है। अगर कोई नैनो टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहा है, वो अगर फिर आगे चल कर के एंटरप्रेन्योरशिप की ओर जा रहा है तो क्या कुछ फ़ायदा होता है उससे? देखिए, जो नैनो टेक्नोलॉजी अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो इसका जो मार्केट है ये जी 2007 के मैं आपको डेटा बताऊं तो ये इट वाज नियरली अबाउट 1.3 बिलियन एक्चुअली $, और आफ्टर 2017 इट वाज नियरली 3 ट्रिलियन $, मार्केट। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकती हैं कि 2007 से लेकर 2017 तक में इसका मार्केट कितना ज़्यादा हाइप हो चुका है। और चूँकि ये इसमें
और ये इंटरडिसिप्लिनरी होने के कारण डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, चाहे आपका मेडिकल हो, बायोलॉजिकल हो, फार्मास्यूटिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, कोई भी सारी की सारी कंपनियां चाहती हैं कि हम जो है टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट का इस्तेमाल करके चीपर और बेस्ट क्वालिटी का और फास्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है सुविधा हम अपने ग्राहकों को उपलब्ध करा सकते हैं। इसका मार्केट ज़्यादा होने के कारण नो डाउट ये अगर 1.3 बिलियन से अगर ये 3 ट्रिलियन तक पहुंचा है तो निश्चय ही जो हमारे एंटरप्रेन्योर है वो इस फील्ड के प्रति आकर्षित होंगे। और मैं तो यही चाहूँगा कि अगर वो मास्टर और पीएचडी का कोर्स करने के बाद अगर वो इस फील्ड को आजमाते हैं अपने जॉब के पर्पज से, तो डेफिनेटली उनके लिए सुनहरा अवसर है इस फील्ड। कई सारे डाइवर्स फील्ड्स में आपने बताया कि नैनो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है। हेल्थ केयर में खास करके अगर जानना चाहें कि नैनो टेक्नोलॉजी का इसमें क्या एप्लीकेशन है और क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ इस फील्ड में है लोगों को ये कोर्स करने के बाद? बिल्कुल कीर्ति जी, नैनो टेक्नोलॉजी का आज के डेट में मेजर एप्लीकेशन जो है हेल्थ के सेक्टर में मैं आपको बताऊँ। हेल्थ के सेक्टर में जैसे मान लीजिए कि हेल्थ में है कि 2 चीज़, आपको 3 चीज़ मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक है प्रिवेंशन है, डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है। जो हम लोग हेल्थ को इसी बेसिक भाषा में समझते हैं कि अगर किसी तरह का बीमारी उससे दूर रहने के लिए हमें प्रिवेंशन पे जाना चाहिए। अगर हो ही जाए तो फिर हमें डायग्नोसिस है, या फिर उसके बाद हो तो उसके ट्रीटमेंट पे हम लोग जाते हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी जो है ये तीनों फील्ड में मदद कर रहा है। हमारे प्रिवेंशन में भी हेल्प कर रहा है, डायग्नोसिस में भी हेल्प कर रहा है और ये ट्रीटमेंट में भी हेल्प कर रहा है। जैसे अगर मान लीजिए कि हम अगर बात करें ड्रग से, अगर स्टार्ट करें हम लोग ड्रग से ही लेते हैं, मेडिसिन वगैरह से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी प्रेजेंट केस में क्या है कि कोई भी मटेरियल, कोई भी अगर मान लीजिए कि हमें बुखार है या फिर हमें मान लीजिए कि सर में दर्द है, तो सर में दर्द है तो अगर किसी चीज़ का हम मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो मेडिसिन हमारे शरीर के सारे पार्ट की जा रहा है। हमने उसको इस्तेमाल किया विद द हेल्प ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, इट विल गो टू द एंटायर बॉडी सिस्टम। तो वो एक स्पेसिफिक एरिया पे नहीं जा रहा है। हम हमारी किडनी को, हमारे लीवर को उस मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे हर पार्ट को वो मिलेगा वो। अब बात है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मेडिसिन उसी जगह पर इस्तेमाल हो जहाँ पर की ज़रूरत हो, बॉडी के जिस पार्ट का जरूरत हो, क्या उसी एरिया में मेडिसिन इस्तेमाल हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। ये नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक टारगेट ओरिएंटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, जिसमें कि नैनो मटेरियल के ऊपर ड्रग का कोटिंग कर सकते हैं हम लोग, उसके ऊपर फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू हम लोग उस पर अटैच कर देते हैं और उसके कारण वो जो टारगेट एरिया का जो रिसेप्टर है वहीं जाके वो ड्रग आपका बाइंड होगा वहाँ पर जी। तो अगर इस एडवांसमेंट को देखा जाए तो ड्रग डिलीवरी सिस्टम में ये टारगेट ओरिएंटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और टारगेट ओरिएंटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बाद अगर मैं कहूँ कैंसर का, अगर हम लोग एक नया उदाहरण हम लोग कैंसर का लेते हैं, तो कैंसर के ट्रीटमेंट में जनरली हम लोगों ने देखा है कि एक स्टेज है कीमोथेरेपी है, फिर रेडियोथेरेपी है, फिर इसके बाद सर्जरी है। उसमें हम लोग ये कीमोथेरेपी हम लोग ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, ड्रग चलेगा जो भी ज़रूरत हो, तो उसमें हम लोग ड्रग में हम लोग एडवांसमेंट ला सकते हैं। नैनो बेस्ड मटेरियल का ड्रग इस्तेमाल करके हम लोग उसमें वहाँ पे एडवांसमेंट ला सकते हैं। और दूसरा बात ये है कि अगर हम लोग इस्तेमाल करें रेडिएशन पे, रेडिएशन के थ्रू क्या है कि अगर हम किसी कैंसर के ट्रीटमेंट में अगर हम रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं तो रेडिएशन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होता है जी। अगर एक स्पेसिफिक एरिया पे मान लीजिए कि कैंसर है किसी व्यक्ति को, सपोज कीजिए, तो उसको अगर रेडिएशन का एक्सपोजर दिया जाएगा तो रेडिएशन के कारण जो कैंसरस सेल है वो तो डेड करेंगे ही, लेकिन नियर बाय द कैंसरस सेल जो हेल्दी सेल है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये जो है रेडिएशन का एक हार्मफुल इफेक्ट है। अब उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट ला रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में ये है कि वहाँ पर नैनो मैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है और उस नैनो मैग्नेटिक मटेरियल के कारण, मैग्नेटिक मटेरियल होने के कारण उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो उसके कारण उसमें हीट डेवलप होता है। तो जो टारगेट एरिया है वहाँ पर आप जो आपका नैनो मैग्नेटिक मटेरियल आप वहाँ पर उसको इंजेक्ट करते हैं, फिर उस एरिया को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज करेंगे तो उस एरिया का टेम्परेचर सडनली इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है, 2 बात है। अगर टेम्परेचर 50 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे थर्मल एबलेशन। उसमें क्या होता है कि नॉर्मल सेल भी वो डेड हो जाएगा। तो हमें नॉर्मल सेल को डेड नहीं करना है। हमारा टारगेट है कि जो कैंसरस सेल है केवल वही डिस्ट्रॉय हो। तो उसमें एक और प्रोसेस दैट इज कॉल्ड हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया में क्या होता है कि हम लोग आयरन बेस्ड मैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे और मैग्नेटिक मटेरियल है उसमें ये प्रॉपर्टी होता है कि आप उसको फिर से हमको दोबारा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम उसको प्रोसीड करेंगे तो देखें कि उस जो टेम्परेचर है 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में वेरी करना चाहिए, उसका टेम्परेचर रेज हो जाएगा। अगर वो 15 to 20 मिनट तक रहेगा तो वो क्या करेगा, केवल कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय करेगा। तो आप सोच सकती हैं कि कैंसर वाले व्यक्ति को अगर हम हाइपरथर्मिया प्रोसेस के थ्रू बाय यूजिंग नैनो मटेरियल अगर उसको ट्रीट करें तो केवल कैंसर सेल ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, बाकी जो हेल्दी सेल उसको कोई इफेक्ट नहीं है जी। तो ये एक नैनो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट आप देख सकती हैं कि कैंसर सेल में मैंने उसका जो है
रेडियोथेरेपी के केस में भी उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात है जैसे कि सर्जरी की बात करें हम लोग, अब सर्जरी में जो नैनो टेक्नोलॉजी का एडवांस, नैनो रोबोट का आपने नाम सुना होगा। नैनो रोबोट अब ये है कि अब किसी तरह का स्पेसिफिक जो सर्जरी है, जो माइक्रो सर्जरी के लिए हम लोग नैनो रोबोट का इस्तेमाल करते हैं। वो स्पेसिफिक एरिया पे बहुत प्रिसाइज वे में हम उससे सर्जरी का काम ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी ब्लड वेसल, कोई अगर ब्लड का वेसल है, अगर उसमें ब्लड का क्लॉटिंग है, तो विद द हेल्प ऑफ नैनो रोबोट उसको भी हम लोग क्लीन कर सकते हैं। तो वहाँ भी काम हो सकता है। और दूसरी बात है जैसे इमेजिंग वगैरह के केस में, जैसे हम लोग सीटी स्कैनिंग करते हैं, एमआरआई और सीटी स्कैनिंग करते हैं, तो उसमें नैनो टेक्नोलॉजी भी जो नैनो मटेरियल है, जो नैनो क्रिस्टल का जो फ्लोरेसेंट प्रॉपर्टी है, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं एमआरआई और सीटी स्कैनिंग में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया उसका तीसरा एप्लीकेशन है। अब उसके बाद जैसे देखा जाए कि एंटीबैक्टीरियल ड्रग के रूप में देखा जाए तो सिल्वर, जैसे कि हम लोगों ने सुन रखा है कि सिल्वर है, कॉपर है, जिंक है, इन सब का एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के कारण ये जो सिल्वर, कॉपर और गोल्ड, सिल्वर है, कॉपर है, जिंक का, इसका नैनो पार्टिकल प्रिपेयर करके हम लोग एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी हम लोग रिक्वायर प्लेस पर डेवलप करते हैं। जैसे आपने सुना होगा जैसे कि वाटर फिल्टर है, अभी बहुत सारा एग्जाम्पल आता है कि हमारे पास जो है वो सिल्वर कोटेड नैनो फिल्टर है, आपने सुना होगा। तो सिल्वर कोटेड नैनो फिल्टर वहाँ पे क्यों इस्तेमाल किया? नैनो फिल्टर दैट इज ओके, बट सिल्वर कोटेड मीन्स क्योंकि सिल्वर का प्रॉपर्टी है कि वो बैक्टीरिया को वो किल करेगा, वो जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है उसको वो किल करेगा, इसलिए उसका एडवांसमेंट आज के डेट में देख रही है कि वो उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। जी। अगर बात करें बच्चों की क्वालिटीज़ की, कि इस कोर्स को करने वाले बच्चों में क्या कुछ क्वालिटीज़ होना चाहिए या क्या कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए कि तब वो जा कर के इस फील्ड में आए? देखिए, इसमें तो कोई नहीं, कोई भी विषय हो, अगर एक विद्यार्थी के मन में उस कोर्स के प्रति अगर इंटरेस्ट या फिर जागरूकता नहीं हो, तब तो ये बहुत मुश्किल है कि विद्यार्थी उस विषय के साथ बहुत आगे दूर तक बढ़े। तो चाहे वो एमटेक करने के लिए जाए नैनो टेक्नोलॉजी में, या फिर एमएससी करने के लिए जाए, या फिर पीएचडी या रिसर्च के लिए जाए, तो इसके लिए विद्यार्थी का पहले उसमें इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर रिसर्च में वो इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली उसको उस दिशा की ओर आगे बढ़ना चाहिए, मेरा मानना है। अगर बात करें फ्यूचर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, क्योंकि आप जितनी बात बता रहे हो उसमें अभी तो नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत सारा एप्लीकेशन है ही, तो क्या कुछ आप देखते हैं नैनो टेक्नोलॉजी का फ्यूचर? क्योंकि अगर हम कोई भी कोर्स आज करते हैं तो वो कोर्स कुछ टाइम के लिए होगा, पर अगर उस कोर्स में जॉब करना है आगे चल करके प्लेसमेंट लेकर के, तो वो बहुत सालों तक होने वाला है। तो उसका फ्यूचर क्या है ये देख करके करना बहुत ज़रूरी है। तो आप आगे क्या देखते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी का क्या फ्यूचर है? देखिए, अगर नैनो टेक्नोलॉजी के फ्यूचर की बात किया जाए अपने खास करके अपने देश में, तो ये जो मल्टीडिसिप्लिनरी एरिया हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, चाहे इसका इलेक्ट्रिकल हो, ऑप्टिकल हो, मैग्नेटिक हो, इसके बाद चाहे उसका इलेक्ट्रिक हो, एनर्जी से रिलेटेड हो, चाहे बायो से रिलेटेड हो, फार्मास्यूटिकल रिलेटेड एप्लीकेशन हो, नो डाउट इस फील्ड का एप्लीकेशन तो बहुत वाइड है और आने वाले समय में इसकी और इस फील्ड में एक्सपर्ट लोगों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ेगी जो नैनो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हो। लेकिन अब अपने कंट्री में गवर्नमेंट के माध्यम से क्या इसमें हो रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2007 में भारत सरकार ने डीएसटी के माध्यम से एक योजना स्टार्ट किया जिसका नाम था नैनो मिशन। नैनो मिशन के माध्यम से भारत सरकार ने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है लोगों के बीच में जागरूकता बढ़े, उससे रिसर्च और शोध करने वाले संस्थानों का निर्माण किया जाए, वहाँ पर स्पेसिफिक कोर्स स्टार्ट किया जाए और प्रयास किया जाए कि जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करके जो रिसर्च विदेशों में है उस रिसर्च को, उस टेक्नोलॉजी को अपने देश में भी लाने का प्रयास किया जाए। और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा होगा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो कोविड की घटना 2020 की थी, हमारा आप सही परिचित थे इससे। कोविड की घटना में आप याद होगा कि मास्क की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। मास्क से रिलेटेड जो फर्स्ट वेव जब आया तो उसके बाद मास्क की नो डाउट हर जगह कमी न कहीं महसूस हो रही थी। लेकिन उस समय के रिक्वायरमेंट को पहचानते हुए भारत सरकार ने 2020 में ही कोविड से रिलेटेड एक स्पेसिफिक डीएसटी के माध्यम से ग्रांट सेंक्शन किया कि कोई भी अगर रिसर्चर या फिर साइंटिस्ट अपने देश में कोविड-19 से रिलेटेड अगर किसी तरह की रिसर्च करना चाहते हैं तो उनको वो ग्रांट दे रहे थे। उस ग्रांट का इस्तेमाल कई रिसर्चर और बहुत सारे संस्थाओं ने किया। उसके बाद आपने देखा होगा कि अपने ही कंट्री में ट्रिपल लेयर प्रोटेक्टेड मास्क भी अपने यहाँ आया और N95 मास्क भी हम लोग बनाने में सक्षम हुए। तो ऐसी बात नहीं कि सरकार अभी, लेकिन ये है कि जितना सरकार अभी ध्यान दे रही है, अगर हम तुलना करें यूएस है, यूरोप है, जापान वगैरह से या फिर चाइना वगैरह से, तो नो डाउट उनके कंपेरेटिवली हम जो है इस फील्ड में अभी कम पैसा खर्चा कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और उम्मीद है कि सरकार भी आने वाले समय में इस फील्ड को थोड़ा सा पुशअप करेगी और इसमें कुछ और फंड वगैरह का ट्रांसफर करेगी जिसमें कि रिसर्च का हो, चाहे कैरेक्टरेशन बेस्ड जो टेक्नोलॉजी हो मुहैया करवाया जाए संस्थानों को और जितने रिसर्चर उनको मुहैया करवाया जाए इसमें।
न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अगर बात करें तो उसमें एक ये है कि अगर आप कोई भी जब एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसके साथ आप अपने इंटरेस्ट का कोई भी और सब्जेक्ट ले सकते हैं। मान लीजिए कोई एमटेक कर रहा है नैनो टेक्नोलॉजी में, तो उन बच्चों के लिए कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इसके साथ में लेने से आगे चल कर के बहुत बेनिफिट हो सकता है? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अब जैसे कि उसमें 5 ईयर, अब आपको मैं उदाहरण देता हूँ कि अभी अगर आपने झारखंड राज्य की अगर बात करेंगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड जो है वहाँ पर वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग कोर्स ऑफर करती है। 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है, बीटेक एमटेक मेडिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, दैट इज स्पेशलाइजेशन विथ नैनो टेक्नोलॉजी। जी। कि स्टूडेंट जो है बीटेक और एमटेक में मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग की डिग्री भी ले रहे हैं, साथ में उनके साथ एक स्पेशलाइजेशन जो है नैनो टेक्नोलॉजी में उनको दिया जा रहा है। तो एनईपी का जो कोर्स करिकुलम है उसको तो अडॉप्ट किया ही गया है। हर सेमेस्टर में बच्चे के पास एक ऑप्शन होता है हर सेमेस्टर में कि वो चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी डिपार्टमेंट के कोर्स को ऑप्ट कर सकता है। उससे रिलेटेड जो है किसी भी डिपार्टमेंट से एक कोर्स ऑप्ट कर सकता है। लेकिन अगर किसी को ऑनर्स लेना है नैनो टेक्नोलॉजी में तो उसके लिए एक सब्जेक्ट भी उसमें ऐड किया, हर सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट को ऐड कर दिया गया है। तो एनईपी के माध्यम से अगर देखा जाए तो इसमें धीरे धीरे सारी यूनिवर्सिटियाँ जो देश की है एनईपी को अडॉप्ट कर रही हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हर जगह ये लागू हो जाएगा। लेकिन अपने झारखंड में सेंट्रल झारखंड ने एनईपी को पूरी तरीके से अडॉप्ट करते हुए उस कोर्स करिकुलम को फ्रेमवर्क करके एस्टेब्लिश किया वहाँ। जी। आज जो हमारे विद्यार्थी देख रहे हैं उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे अगर उनको नैनो टेक्नोलॉजी में करियर बनाना है तो? देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी में अपने श्रोताओं को, जो दर्शक हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि नैनो टेक्नोलॉजी एक नो डाउट ये रिसेंट एडवांस टेक्नोलॉजी है और आने वाला समय इसी का होगा। आप किसी भी टेक्नोलॉजी साइंस का मेन एम है कि जो लाइफ का जो प्रोसेस है उसको आसान बनाना। जी। चाहे वो किसी भी फील्ड में, आपकी सुविधा से रिलेटेड हो, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो, हर जगह लाइफ को आसान बनाना। और नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर फील्ड में चल रहा है वहाँ। जी। तो जो नए युवा हैं इस फील्ड में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो अगर वो बीएससी कर रहे हैं तो भी वो एमएससी नैनो टेक्नोलॉजी करके अपना करियर बना सकते हैं, फिर पीएचडी नैनो टेक्नोलॉजी करके करियर बना सकते हैं। अगर वो बीटेक कर रहे हैं तो भी वो एमटेक नैनो टेक्नोलॉजी में कोर्स करके या फिर पीएचडी नैनो कोर्स करके बना सकते हैं। उनके लिए मैं ये कहूँगा कि एक रिचर्ड फेमन का एक कोट है जो मैंने आपको कहा, जो मैंने आपको शुरू में कहा था, देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। मतलब इस फील्ड में रिसर्च की बहुत सारी संभावनाएं हैं। और जो नए लोग हैं मैं उनका स्वागत करूंगा, आप लोग आइए, इसमें बहुत सारा कुछ करने के लिए बाकी है, नया नया इनोवेशन और रिसर्च अभी बाकी है, आप लोग आइए इसमें कंट्रीब्यूट कीजिए। तो इस फील्ड में बहुत सारी अभी संभावनाएं हैं, तो इसको बच्चे एक्सप्लोर कर सकते हैं इस फील्ड में। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद। इसी तरीके से हम हर हफ्ते अलग अलग कोर्सेज़ की जानकारी देते रहते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। आज के लिए बस इतना ही। हमारा आज का जो एपिसोड है वो आप दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल डीडी झारखंड पर जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा टाटा स्काई पर 11:45 पर आप हमें देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपको और भी हैं राहें की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार।